अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। अडयाला जेल के बाहर जारी तमाशे का ड्रॉप सीन हो चुका है। आज सुलह सफाई माफ़ी तलाफ़ी हो चुकी। बैरिस्टर गौहर ने बाकायदा तैयब बलोच से और बाकी जो सहाफ़ी थे जो अलीमा खान के साथ जो बदतमीज़ी का वाक़या पेश आया उस पर उनसे माफ़ी भी मांगी। अलीमा खान के खिलाफ इसी वाक़े पर जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल कर ली गई। इस पे मैं आपको ज़रा बताऊंगा, लेकिन दो अहम खबरें जो आज पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबारों ने, जिसमें डॉन अखबार और एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उनकी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। शायद वो आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपने ना देखी हो, लेकिन ये हुकूमत के खिलाफ या इस निज़ाम के खिलाफ चार्जशीट है जो मुसलसल लोगों को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, बहुत हालात बेहतर हो रहे हैं। तो वो जो खबरें हैं उसकी जो तफसीलात हैं खुद हुकूमत की जारी करदा रिपोर्ट्स के मुताबिक, और किस तरह हुकूमत अपने ही वादों से खिलाफ वर्जी कर रही है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। पहले अडयाला जेल वाला जो मामला है, जाहिर है सबकी नज़र उसके ऊपर थी। एक पूरे प्लान के तहत माहौल ये बनाया गया कि वहाँ पे पाबंदी लगाई जाए। जो मीडिया टॉक होती है, जो डिजिटल मीडिया के लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से कवर करते हैं, वो उस वाक़े को बुनियाद बनाकर कल जो डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे थे उनसे पुलिस ने मोबाइल फ़ोन छीने, और अब तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक दिन गुजर चुका है, एक रात उसमें गुजर चुकी है, अभी तक उनके मोबाइल फ़ोन वापस नहीं किए गए हैं। और कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत पुलिस किसी भी शहरी से, किसी भी मीडिया के नुमाइंदे से मोबाइल फ़ोन ले ले और कहा यह जा रहा है कि इसका फॉरेंसिक करके फिर वापस किया जाएगा। और पुलिस वालों से जो बात हुई है वो कहते हैं मामला हमारे से बहुत ऊपर का है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये बदकिस्मती है। और आज भी वहाँ पे डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों को चूंकि मोबाइल फ़ोन ले लिए थे, ज़्यादातर लोग नहीं जा सके, जो गए उनको भी आगे नहीं जाने दिया गया। लेकिन ये जो तैयब बलोच वगैरह हैं, ये आज भी वहाँ पे पहुंचे हुए थे, और फैसल हकीम, एजाज महबूब वगैरह, और बैरिस्टर गौहर जब वहाँ पे गए तो उन्होंने उनके सामने उनको कहा कि जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था। तैयब बलोच साहब ने कहा जी कि मुझे संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही थी। मैंने जब पहली दफ़ा अलीमा खान से सवाल किया तो मैं अलीमा आपा के पास जा रहा था, यानी उन्होंने बड़ी मुअद्दबाना अंदाज से कहा कि मैं उनके पास जा रहा था कि अगर आप कुछ दो अल्फाज कह देंगी, मुजम्मत कर देंगी तो मेरी जान खुलासी हो जाएगी, इससे ज्यादा मेरा कोई मकसद नहीं था। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जो कुछ हुआ हमें उस पर अफसोस है। उन्होंने तैयब बलोच को गले लगाया और मामले को रफा दफा कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन जो हुकूमत या निज़ाम इससे हासिल करना चाहते थे वो बहरहाल उन्होंने हासिल कर लिया। और वहाँ पे अब तकरीबन पाबंदी है अडयाला जेल के बाहर। जो खास तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया तो सिर्फ वहाँ पे वहाँ मौजूद होता है, कोई कवरेज आपको नजर नहीं आती। अलीमा खान की जो गुफ्तगू है वो कितने टीवी चैनल लाइव दिखाते हैं, जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं वही दिखाते थे, लेकिन अब उनकी वहाँ पे उनसे मोबाइल फ़ोन ही छीन लिए, वो कैसे वहाँ पे जाएं। और अभी तक उनके मोबाइल फ़ोन वापस नहीं किए गए थे। मसला क्या था? देखिए, ये वाक़या हुआ, इसके अंदर लीमा खान का कोई किरदार तो था नहीं, यानी वो वहाँ पे मौजूद ज़रूर थी, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं कहा कि जी आप इस पे हमला करें या आप इसको मारें या तशद्दुद करें। लेकिन अलीमा खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, फिर उसके बाद उस एफआईआर के अंदर हाथ से लिखकर जो दफ़ात थी उसमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा शामिल की गई, और यानी इतना बड़ा संगीन जुर्म इसको करार दिया गया। फिर मीडिया ने इसको उछाला बहुत, सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात ने उनको बुला लिया, तैयब बलोच को, और किसी ने बड़ा अच्छा लिखा कि इसके ऊपर तो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी बुलाया जाना चाहिए, ये इतना अहम मसला है। मसला बनाया गया जिस तरह बैरिस्टर गौहर ने आज डील किया, अगर इस तरह पहले डील कर लिया जाता तो ये ना होता। लेकिन मैंने पहले भी ये कहा कि पीटीआई ने उसको पूरा फ्यूल फराहम किया और जो मकसद था वो हासिल कर लिया गया। अब मसला एक ही है कि अलीमा खान बाहर आके गुफ्तगू ना करे। मीडिया वो गुफ्तगू चलाता नहीं है, डिजिटल मीडिया चलाता है, डिजिटल मीडिया पे तकरीबन पाबंदी लग चुकी है। और अब वो जो भी उनकी गुफ्तगू अडयाला जेल के बाहर होगी उसका बहुत कम हिस्सा जो है वो अब लोगों तक पहुंचेगा। लेट्स सी इसके अगेंस्ट पीटीआई की क्या स्ट्रेटेजी होगी, उनकी क्या मीडिया स्ट्रेटेजी होगी। बहरहाल जो भी हुआ है, उसमें जो अचीव करना चाहते थे वो उन्होंने अचीव कर लिया है। मैं दो अहम चीज़ों की तरफ आज आपको, आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक खबर छपी और ये लोगों के लिए अलार्मिंग होनी चाहिए कि इस वक्त मुल्क का जो मजमूई कर्जा है वो 80.5 खरब रुपए तक पहुंच चुका है, और ये गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 9.3 खरब रुपए ज़्यादा है। और जो इसमें होशरुबा बात है वो ये है कि हर दिन मौजूदा हुकूमत में हर दिन पाकिस्तान का जो मुल्की कर्जा है उसमें 25.4 खरब रुपए का इजाफा हो रहा है। 25.4 अरब रुपए का, सॉरी, 25.4 अरब रुपए का डेली इजाफा हो रहा है। और कहानी क्या है? कहानी है कि इस वक्त जो ये जो हमारा कर्जे की जो सूरत हाल है
जो टोटल हमारी जीडीपी है यानी मईशत का कुल हुजम है उसके मुकाबले में पिछले साल कर्जा था 67%। हुकूमत ने एक कानून पास किया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट। इसके तहत हुकूमत पाबंद थी ये आईएमएफ को दिखाने के लिए कि ये जो 67% तक हमारी जीडीपी के मुकाबले में कर्जा पहुंच चुका है, इसको हर साल 0.5 से 0.75 तक परसेंट तक कम करके 2032-33 तक इसको 50% तक लाया जाएगा। ये हुकूमत ने अपना टारगेट रखा था, एक कानून के तहत अपने हुकूमत को पाबंद बनाया गया था पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए। अब उसकी बजाय इसके कि वो 67% से 66.5 पे आता या 66 पे आता, वो इस साल बढ़ के 70% तक जो है वो पहुंच चुका है। अब 3% उसमें इजाफा हुआ है 0.5 के इजाफे के। एक तो ये कानून की खिलाफ वर्जी हुई, दूसरा ये जो इसके अंदर जो क्लेम था हुकूमत का कि वो इसमें इस कानून के तहत आईएमएफ के साथ जो उनके एग्रीमेंट था उसके भी वो पाबंद थे और उसको उन्होंने 50% तक लेके आना था 2032-2033 तक, लेकिन वो 50% तक नीचे आने के बजाय वो ऊपर ही जा रहा है, 70% हो चुका है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि अगले साल इसमें मजीद इजाफा होगा। तो ये सूरत हाल है इस वक्त मईशत की, जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि बहुत अच्छी मईशत हो चुकी है, मईशत बेहतर हो चुकी है और हुकूमत क्रेडिट भी दे रही है, हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट को क्रेडिट देती है, इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को क्रेडिट देती है कि मईशत को संभालने में बहुत अहम किरदार अदा किया। और मईशत की सूरत हाल ये है कि हमारा जो इस वक्त जीडीपी है उसका 70% तक जो कर्जों का हुजूम हो चुका है, जो टैक्स कलेक्शन होती है वो आधे से ज्यादा उस कर्जों के ऊपर, सूद की अदायगी के ऊपर होती है। और ये आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने ये स्टोरी छापी है कि हर दिन, हर गुजरते दिन के साथ जो कर्जा है मुल्क का उसमें 25 अरब रुपए का इजाफा ही होता जा रहा है, कमी उसमें कहीं भी नहीं हो रही। और इस पे हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं जिसपे वो इश्तिहारों में तो बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन असल में उसकी सूरत हाल ये है। एक तरफ तो मामला है मईशत का मुल्क के अंदर, यानी ये जो किसी भी रियासत को चलाने के लिए जितना अहम किरदार मईशत का होता है उतना ही अहम किरदार निज़ाम इंसाफ का होता है। निज़ाम इंसाफ का जिस तरह से पूरा एक पैक कर दिया गया कोर्ट पैकिंग के बाद, 26वीं तरमीम के बाद, तो उसकी कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन बहरहाल कुछ चीफ जस्टिस हों या कोई और लोग हों, वो बताते हैं कि मुल्क में निज़ाम इंसाफ बहुत बेहतर है। डॉन अखबार ने आज अपने एडिटोरियल के अंदर ये लिखा है कि एक बार फिर मुल्क के सीनियर तरीन जजों ने खुलेआम इस बात पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया है कि अदालतें किस तरह काम कर रही हैं। डॉन अखबार ने लिखा कि चाहे उनके मुखालिफिन कुछ भी कहें, ये वो जजेस हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां कानून के साथ काम करते हुए और उसके माशरे पर असरात को परखते हुए गुजारी हैं। उनकी शिकायत चाहे उन्हें दानिस्ता तौर पर नजरअंदाज किया जाए या उनका तमस्कर उड़ाया जाए, फिर भी अहमियत और वजन रखती हैं। जब तक इन पर तवज्जो नहीं दी जाती, अदलिया अवाम की नज़र में अपनी साख और एतबार खोती रहेगी। डॉन अखबार के एडिटोरियल में ये लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पर अंदर से फ्रैक्चर्ड हो चुकी है। अफसोस की बात यह है कि बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, लेकिन इसका इल्ज़ाम सिर्फ जज साहिबान पर ही आता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो जजेस जो माजी में किसी भी मसलहत के तहत जिन्होंने इजाज़त दी पाकिस्तान में आइन शिकनी की और उस वक्त नहीं खड़े हुए, आज वो सब इसमें बराबर के शरीक हैं। और अब जब कोर्ट पैकिंग हो चुकी है तो अब वो खतूत के ज़रिए, अपने खिताबात के ज़रिए रोना पीटना तो कर रहे हैं, लेकिन वो जैसे कहा जाता है कि लड़ाई के बाद जो मौका याद है वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो ये दोनों हमारी मईशत की और निज़ाम इंसाफ की सूरत हाल, उनका जो चार्जशीट है उनके खिलाफ, वो तो मुल्क के दो बड़े अखबारात ने लिखा है। अच्छा, इनका इसका होता क्या है? ये जो टीवी चैनल ज़ाहिर है इसको नहीं कवर करते, पब्लिक ओपिनियन के ऊपर तो इसका कोई ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन जो बड़े अखबारात, जो अंग्रेज़ी अखबारात हैं, ये पाकिस्तान के तमाम सफारत खानों के अंदर जाते हैं। पाकिस्तान में तमाम जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, जो बड़े इदारे हैं, वो सब इन अंग्रेज़ी अखबारों के एडिटोरियल्स ख़ास तौर पर उनके और उनकी जो ख़बरें हैं उनको देखते हैं और उसके ऊपर बाकायदा वो रिपोर्ट्स बनती हैं और फिर वो अपने ममालिक को भेजते हैं। तो ये इंटरनेशनली हुकूमत जहाँ पे ये दावा कर रही है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहीं पे जो पाकिस्तान की मईशत की जो हालत है और निज़ाम इंसाफ की हालत है, उस पर जो अंग्रेज़ी अखबारात जो लिख रहे हैं, वो ज़ाहिर है उसके दुनिया की उस पर नज़र भी है और उसका एक असर भी होता है। जितना मर्जी हुकूमत कोशिश करे इश्तिहारात के अंदर, तो वो बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती है, लेकिन जब आता है परफॉर्मेंस की बात होती है, एदाद शुमार की बात होती है, उसके अंदर हुकूमत के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, तस्वीरें हैं, नुमाइश है, इश्तिहारात हैं और टीवी चैनल्स को मैनेज करना है। सबको मैनेज कर लिया गया है। ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान में आप ये समझ लें
کہ کوئی ادارہ ایسا نہیں رہا جو مینج نہ ہو، جو بات کرتا ہو۔ اداروں کے اندر چند لوگ کہیں نہ کہیں گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ چیزیں مینج ہیں، میڈیا کے اندر مینج ہیں، سیاسی جماعتوں کے اندر مینج ہیں، خود پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر معاملات مینج ہیں۔ عمران خان کل بھی ان کا ٹویٹ آیا، آج بھی ظاہر ان کی ملاقات ہوئی تو ان کا ٹویٹ آئے گا۔ پچھلے 3-4 ٹویٹس کے اندر وہ بار بار وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو یہ کہہ چکے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں آپ آپریشن نہ کریں اور اس کی مخالفت کریں، لیکن وہ نہیں کر رہے اور وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے بھی نہیں جا رہے، مینجڈ ہیں۔ صرف علیمہ خان ایک خاتون جو عمران خان کی بہن ہیں وہ مینج نہیں ہو رہی، اور ان کے خلاف جس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جس طرح لوگوں کو ان کے اوپر چھوڑا جاتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو ابھی تک تو چیزیں مینجڈ ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا پاکستان میں یا دنیا میں کسی بھی ملک کے اندر۔ حسینہ واجد کو بھی یہ لگتا تھا کہ اس نے چیزیں مینج کر رکھی ہیں بنگلہ دیش کے اندر، لیکن پھر لوگ اٹھے اور ان کو تخت و تاراج والا کام ہو گیا، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے۔ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، بنگلہ دیش والوں نے وہ دیکھا، سری لنکا والوں نے 2022 میں دیکھا، اس کے بعد بنگلہ دیش نے 2024 میں دیکھا، نیپال والوں نے 2025 میں دیکھا ہے، اور پاکستان کے ارد گرد جنوبی ایشیائی ممالک کے اندر جس طرح کا ایک اپ رائزنگ ہے اور نوجوانوں کا ایک بڑا کردار ہے۔ حکومتیں نوجوانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر پابندیاں لگاتی ہیں، اور اس کے خلاف سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال کے نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ بڑی کوشش کی گئی، حسینہ واجد نے بھی لوگوں کو مارنے پیٹنے کی، کنٹرول کرنے کی، لوگ وہاں پہ شہید بھی ہوئے، نیپال میں بھی اسی طرح ہوا، لیکن بالآخر وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑا اور لوگوں کی فتح ہوئی۔ تو یہاں بھی حالات زیادہ مختلف نہیں ہے، اور خوف کا شکار ہے، ہر چیز بند کی جا رہی ہے، پابند کی جا رہی ہے، اور کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس طرح سے زبردستی نہ لوگوں کی اوپینین کنٹرول ہو سکتی ہے اور نہ ہی حالات کنٹرول ہو سکتے ہیں۔ حالات تو اسی طرح ہیں، ملکی قرضوں میں تو ہر روز 25 ارب روپے کا اضافہ ہو رہا ہے، نظام انصاف کے حوالے سے لوگ دہائیاں دے رہے ہیں، تو کیسے چیزیں بہتر ہوں گی؟ صرف ہیڈ لائنز میں ضرور بہتر ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ کچھ اہم چیزیں تھیں آج کی، مزید جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کریں اور اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔